स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो थायराइड ग्लैंड है, जो कि आज का लेक्चर्स होगा, इसके पहले हम लोगों ने जिन सारी चीज़ों की चर्चा कर ली थी, अगर हम लोग उसकी बात करें तो उसमें हम लोगों ने देखा कि इंडोक्राइनोलॉजी जो हम लोग पढ़ रहे थे, उस इंडोक्राइनोलॉजी में वो कई सारे टॉपिक्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। उसका जो इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हैं उसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया है कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनके क्या फंक्शंस होते हैं, हार्मोन्स और एंजाइम्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, उनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। साथ ही साथ कुछ हमारे हार्मोन्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, चाहे वो लोकल हार्मोन्स हो, चाहे वो सिनर्जिक हार्मोन्स हो, चाहे वो एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स हो, चाहे वो पैरा हार्मोन्स हो। इन सारे हार्मोन्स की भी हम लोगों ने चर्चा कर ली। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम्स में जो हमारे डिफरेंट टाइप्स की ग्लैंड्स थी, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, सारी के सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जब हमने उसको कैटेगराइज किया तो पहला जो हमारा था वो ऑर्गेनाइज्ड था, दूसरा क्या था, नॉन ऑर्गेनाइज्ड था। तो जो ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड्स थी उसमें हम लोग हाइपोथैलेमस की चर्चा कर चुके हैं। दूसरी हम लोग जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स थी उसके भी ऑलमोस्ट हम लोग पूरी की पूरी चर्चा कर चुके हैं। और सारा का सारा जो वीडियो है वो हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद डॉक्टर सलीम पर अपलोड हो गया है। आप लोग इसको देखें और देखने के साथ साथ इसको शेयर भी करें। साथ ही साथ इसका जो हैंड रिटन नोट्स है वो भी आपका पूरा का पूरा अपलोड हो चुका है, आप लोग उसको भी देखें। और साथ ही साथ आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जितने भी हमारे बायोलॉजी के अभ्यर्थी हैं जो कि एलटी की, जीआईसी की, टीजीटी की, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये क्या रहे, काफ़ी बेनिफिशियल रहे, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इससे क्या हो, लाभ मिले। तो आज हम लोग अपनी नेक्स्ट ग्लैंड जो पढ़ेंगे, जो हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा, इसको भी हम लोग बेसिकली 2 पार्ट में बनाएंगे। इसलिए क्योंकि एक पार्ट में बनाने से वीडियो क्या होता है, काफ़ी लंबा हो जाता है। तो एक पार्ट में हम लोग जो पार्ट 1 होगा उसमें थायराइड ग्लैंड की जितनी भी बेसिक चीज़ें होती हैं उन सारी की सारी बेसिक चीज़ों को पढ़ लेंगे। दूसरी जो ग्लैंड होगी, इससे जो हमारे हाइपोसिक्रेशन एज वेल एज जो हमारे हाइपर सिक्रेशंस होते हैं, जिनसे जो हमारे डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक होगा वो क्या होगा, थायराइड ग्लैंड्स होगा, जो कि मैंने पहले से ही ऑलरेडी मेंशंस किया हुआ, जो कि आपका लेक्चर नंबर 8 होगा। और ये हमारा क्या होगा, पार्ट 1 होगा। तो अगर हम लोग थायराइड ग्लैंड्स की बात करते हैं तो जो थायराइड ग्लैंड्स होती है वो सबसे पहली बात ये होती है कि ग्रीक वर्ड से मिलकर के बनी हुई है। ये एक ग्रीक भाषा का शब्द होता है। अगर जिसकी मीनिंग की बात करें तो इसकी जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, थ्रियोस। और थ्रियोस का मतलब जो होता है वो एसील्ड होता है। एसील्ड का मतलब होता है एक तरह का क्या होता है, ये कवच होता है। दूसरी बात यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि 1656 ईस्वी में जो वैज्ञानिक जिनका नाम था थॉमस वार्टन, तो थॉमस वार्टन वैज्ञानिक ने सबसे पहले क्या किया था, जो हमारी थाइमस ग्लैंड्स होती है उसको सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, इंट्रोड्यूस करने का काम किया। तो इसका मतलब सबसे पहली बात अपने को यहाँ पर ये पता चल गई कि जो हमारी जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर पता चल गई, थायराइड ग्लैंड्स आर मेड अप ऑफ ग्रीक वर्ड। जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती है, जिसमें जो हमारा थायराइड्स होता है वो क्या होता है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका जो मतलब होता है वो होता है थ्रियोन्स। इसका जो मतलब होता है वो होता है थ्रियोन्स। अगर इसका मतलब थ्रियोन्स होता है तो थ्रियोन्स का मतलब जो होता है ये होता है एसील्ड। और एसील्ड का मतलब जो होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एक कवच बोलते हैं, कि एक तरह का क्या होता है, ये कवच होता है। दूसरी बात ये देखने को मिलती है कि इसको सबसे पहले फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाई एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थॉमस वार्टन। थॉमस वार्टन वैज्ञानिक ने 1656 ईस्वी में क्या किया था, सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, इस टर्म को इंट्रोड्यूस करने का काम किया। इसका मतलब थॉमस वार्टन वैज्ञानिक ने 1656 ईस्वी में सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, थायराइड ग्लैंड को देने का काम किया। अगली बात यहाँ पर यह देखने को मिलती है कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती हैं वो इंडोक्राइन ग्लैंड की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड मानी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको याद हो थोड़ा सा भी, तो मैंने आपको बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे स्मॉलेस्ट है। डेफिनेटली वो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, लेकिन अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑप्शन में ना रहे और हमारी पीनियल ग्लैंड रहे तो पीनियल ग्लैंड भी क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड मानी जाती है इंडोक्राइन ग्लैंड में। लेकिन
अगर पिट्यूटरी और पीनियल दोनों दी गई है ऑप्शन में, तो हम सबसे पहले जो प्राथमिकता देंगे वो पीनियल ग्लैंड को देंगे, क्योंकि पीनियल ग्लैंड क्या होती है, हमारी सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो प्रेफरेंस करेंगे वो हमारी क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है। तो सबसे पहले जो ग्लैंड हो गई वो हमारी कौन सी हो गई, वो पीनियल ग्लैंड हो गई, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट होती है। और दूसरे ग्लैंड के रूप में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हमारी क्या होगी, पिट्यूटरी होगी, यदि ऑप्शन में पीनियल नहीं है तो। और उसी के साथ साथ अपने को ये भी देखने को मिलता है कि अगर हम पता चल गई कि एंडोक्राइनोलॉजी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो हो गई वो थायराइड हो गई, लेकिन अगर हम ये बात करें कि हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, तो हमारी बॉडी की जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड्स होती है उसमें हम लोग लीवर का नाम देते हैं कि लीवर हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट क्या होता है, एक पार्ट होता है, एक तरह की क्या होती है, ग्लैंड्स होती है। दूसरी बात यहाँ पर यह देखने को मिलती है कि हमारी बॉडी में जो सबसे स्मॉलेस्ट क्या होती है, ग्लैंड्स होती है, उसको हम लोग जो नाम देते हैं वो गॉबलेट सेल्स होती है, जो कि एक तरह की क्या होती है, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होती है। तो दूसरी बात यहाँ पर अपने को देखने को मिल गई कि थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, कि जो थायराइड ग्लैंड होती है वो सबसे क्या होती है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में मानी जाती है। वहीं पर अगर हम ये बात करते हैं कि स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उसको हम लोग जो नाम देते हैं वो पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। कि स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, पीनियल। यदि ऑप्शन में पीनियल ग्लैंड नहीं है तब हम वहाँ पर जो ऑप्शन चुन सकते हैं वो हम अपना क्या चुन सकते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को चुन सकते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड भी स्मॉलेस्ट ग्लैंड की कैटेगरी में क्या की गई है, कंसीडर की गई है। वहीं पर अगर हम अगली बात करें कि हमारी बॉडी की सबसे जो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी पार्ट, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी पार्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो क्या होता है, वो हमारा लीवर होता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी पार्ट, अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी की बात करते हैं तो वहाँ पर जो हमारी सेल्स जो ग्लैंड होती है उसको हम लोग गॉबलेट ग्लैंड का नाम देते हैं, जो कि एक तरह की क्या होती है, हमारी यूनिसेलुलर ग्लैंड होती है, जो क्या होती है, एक तरह की यूनिसेलुलर ग्लैंड के रूप में क्या होती है, कंसीडर की जाती है। तो इस तरह से अपने को ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल गए। अब जैसे यही अगर देखा जाए तो ये आपके एग्जाम में मैनी टाइम पूछी गई है कि हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड क्या होती है, हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड क्या होती है, ये भी पूछी गई है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से कि हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, तब हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, लीवर का नाम देते हैं। तो इस तरह से अपने को सबसे पहला टर्म यहाँ पर पता चल गया कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द होता है जिसका मतलब थ्रियोन्स होता है, और थ्रियोन्स जो होता है उसका मतलब है शील्ड होता है, और शील्ड का मतलब ये एक तरह का कवच होता है। दूसरी बात यहाँ पर ये पता चल गई कि जो हमारी जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती है, इस थायराइड ग्लैंड को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने का जो क्रेडिट है वो वैज्ञानिक वार्टन को जाता है। वार्टन ने 1656 ईस्वी में क्या किया था, इस टर्म को सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। दूसरी बात यहाँ पर यह पता चल गई कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड के रूप में क्या होती है, कंसीडर की जाती है। सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड के रूप में जो कंसीडर की जाती है वो हमारी पीनियल ग्लैंड होती है, अथवा अगर ऑप्शन में पीनियल नहीं है तो हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी क्या होती है, लीवर होती है। और हमारी बॉडी में देखने को मिलता है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है उसको हम लोग गॉबलेट्स ग्लैंड अथवा क्या नाम देते हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड का नाम देते हैं। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम लोग और भी कुछ चीज़ें पढ़ते हैं कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती है वो कहाँ पर पाई जाती है और साथ ही साथ इसका लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आई थिंक आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग उसके आगे चलते हैं, और आगे चलने के साथ साथ इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो अगर हम इसकी बात करें कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती है वो ट्रैकिया रीजन में पाई जाती है। इट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती है
वो हमारा जो गला होता है, थ्रोट रीजन होता है, उस थ्रोट रीजन में क्या होती है, लोकेट होती है। और जो हमारा थ्रोट रीजन होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, वो ट्रैकिया के पास में होता है। दोस्तों अगली बात यहाँ पर ये हो गई, लोकेटेड इन थ्रोट रीजन इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया, कि जो हमारी ट्रैकिया होती है उसके इन फ्रंट पे क्या होती है, ये देखने को मिलती है, पाई जाती है। अगर हम लोग देखें तो ये क्या होता है, ये एक लैरिंग्स का रीजन होता है, ये पूरा का पूरा पार्ट लैरिंग्स का होता है। उसके बाद ये क्या होता है, ये ट्रैकिया का पार्ट होता है, ये पूरा का पूरा ट्रैकिया हो गया। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट हो गया ये ट्रैकिया रीजन्स का हो गया। उसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि जो हमारी थायरॉयड ग्लैंड्स होती है वो कैसी होती है, वो बटरफ्लाई लाइक होती है। अगर वो बटरफ्लाई लाइक शेप में होती है तो कुछ इस तरह से क्या होती है, वो अपने को देखने को मिलती है कि वो बटरफ्लाई लाइक शेप में क्या होती है, कुछ इस तरह से उसमें लोबुलर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। कुछ इस तरह से इसमें क्या होते हैं, ये लोबुलर स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, यहाँ पर देखने को मिलता है। और साथ ही साथ इसी के अंदर भी देखने को मिलता है कि इसके अंदर क्या होती हैं, पेयर फॉर्म्स में क्या होती हैं, एक ग्लैंड और पाई जाती है, जिस ग्लैंड को हम लोग जो नाम देते हैं वो पैराथायरॉयड बोलते हैं। तो ये रीजन जो हो गया इसको हम लोग जो नाम देते हैं ये लैरिंग्स हो गया, जिसको हम लोग वोकल बॉक्स बोलते हैं या वॉइस बॉक्स बोलते हैं, क्योंकि ये वोकल कार्ड का काम करता है। और अगली बात यहाँ पर जो ये आपको दिखाई दे रहा है, फॉलिकुलर्स लाइक स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहा है, जो साइक लाइक या स्फेरिकल साइक लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहा है, इसी को हम लोग थायरॉयड ग्लैंड का नाम देते हैं कि ये थायरॉयड ग्लैंड्स होती है। उसके बाद यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसी को हम लोग एक ग्लैंड और देखने को मिलता है, जिसको हम लोग पैराथायरॉयड ग्लैंड का नाम देते हैं। और जो थायरॉयड ग्लैंड्स होती हैं, इन दोनों के बीच में ये पार्ट जो हो गया इसको हम लोग ट्रैकिया बोल देते हैं कि ट्रैकिया का रीजन होता है। इन दोनों के पार्ट के बीच में देखने को मिलता है, इन दोनों को क्या होती है, आपस में क्या होती है, एक तरह की सेल्स होती है जो इन दोनों को क्या करती है, आपस में एक दूसरे से क्या करती है, कनेक्ट की होती है। दोनों को एक दूसरे से क्या करती है, जोड़ करके रखती है। तो जो दोनों को एक दूसरे से जोड़ करके रखती है उस पार्ट को हम लोग सेल ऑफ स्टेमस का नाम देते हैं कि सेल ऑफ स्टेमस, मतलब स्टेमस की जो सेल्स होती है वो क्या करती है, इन दोनों पार्ट को, दोनों पार्ट का मतलब क्यों, क्योंकि ये हमको बटरफ्लाई लाइक देखने को मिला, इसका एक लोब यहाँ पर देखने को मिला, एक लोब यहाँ पर देखने को मिला। इसका मतलब जो हमारी थायरॉयड ग्लैंड होती है उस थायरॉयड ग्लैंड के पास में देखने को मिलता है कि दो लोब पाए जाते हैं। इट मीन्स ये बाइलोब्ड ग्लैंड होती है। और बाइलोब्ड ग्लैंड होने के साथ साथ देखने को मिलती है कि इसका जो शेप होता है वो कुछ हमको बटरफ्लाई लाइक शेप में देखने को मिलता है। और फिर साथ साथ देखने को मिलता है कि ये दोनों जो लोब्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और जिस पर्टिकुलर सेल्स से दोनों के दोनों लोब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं उस सेल्स को हम लोग सेल ऑफ स्टेमस का नाम देते हैं। और जो हमारी सेल ऑफ स्टेमस होती है वो दोनों लोब्स को कनेक्ट करने का क्या करती है, काम करती है। और अगली बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो हमारी थायरॉयड ग्लैंड्स होती है ये क्या होती है, ये स्फेरिकल अथवा साइक लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म्स में क्या होती है, यहाँ पर देखने को मिलती है। जो कि आगे चल करके जब हम इसकी इंटरनल एनाटॉमी देखते हैं तो जो यहाँ पर हमारी ये साइक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ये क्या होता है, ये इसके फॉलिकल सेल्स होते हैं। और इसके बीच में छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहे हैं वो क्या होते हैं, हमारे पैराफॉलिकुलर्स क्या होते हैं, सेल्स के रूप में जाने जाते हैं। अगर हम लोग इसको इस तरह से देखें कि ये हमारा दो लोब हो गया, ये दो लोब्स है, और दो लोब्स में क्या पाए गए, यहाँ पर हमको देखने को मिला कि दोनों लोब्स में हमारी एक तरह की ग्लैंड देखने को मिली जिसको हम लोगों ने पैराथायरॉयड ग्लैंड बोला। और ये दोनों लोब्स क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं। तो जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हुए हैं इन दोनों को हम लोग जो नाम देते हैं वो क्या नाम देते हैं,
सेल ऑफ इस्थमस बोलते हैं, जो दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हुए हैं। और जो ये हमारी ग्लैंड है, इस ग्लैंड को हम लोग जो नाम दे देते हैं, इसको हम लोग थायरॉयड ग्लैंड बोल देते हैं कि हमारी थायरॉयड ग्लैंड्स है। और इन दोनों ग्लैंड को हम लोग जो नाम दे देते हैं, ये क्या होती है, ये हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड होगी, जो कि हम आपको अगले लेक्चर्स में इसका पूरा का पूरा डिटेल जो लेक्चर्स होगा वो हम आपको देंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, ये थायराइड हो गई, ये पैराथायराइड हो गई। अब अगली बात यहाँ पर देखने को मिल गया कि इसकी एक स्ट्रक्चर भी देखने को मिला। अब यहाँ पर लोकेटेड इन थ्रोट रीजन, ये हमारा पूरा का पूरा गले का पार्ट हो गया। और इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया, और ट्रैकिया की बिल्कुल फ्रंट पे क्या होता है, देखने को मिलता है कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड्स होती है वो पाई जाती है। अब अगली बात यहाँ पर देखने को मिल गई कि थायराइड ग्लैंड कैसी थी, तो अपने को देखने को मिल गया थायराइड ग्लैंड, इट मीन्स 2 लोब्स इसमें क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं कि 2 लोब्स आर फाउंड। इसमें 2 लोब्स क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। इट मीन्स ये कैसी हो गई, ये देखने को मिल गया कि ये बाइलोब्ड ग्लैंड हो गई, ये एक तरह की बाइलोब्ड ग्लैंड हो गई। और जो बाइलोब्ड ग्लैंड होती है ये ह्यूमन में भी देखने को मिलती है, और ह्यूमन के साथ ही साथ जो एवीज, जो हमारे बर्ड्स होते हैं, उन बर्ड्स में भी देखने को मिलता है कि इसमें भी जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती है वो कैसी होती है, वो बाइलोब्ड फॉर्म्स में होती है। इट मीन्स उसमें भी क्या होते हैं, 2 लोब्स पाए जाते हैं। और साथ ही साथ देखने को मिलता है कि बोथ लोब्स आर इंटरकनेक्टेड टू सेल ऑफ इस्थमस, जो कि इंटरकनेक्ट होते हैं, किससे कनेक्ट होते हैं, सेल ऑफ इस्थमस से, जो कि मैंने अभी अभी आपको क्या किया यहाँ पर बताया। अगली बात यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती है वो थायराइड ग्लैंड किसके एनालॉगस होती है। तो अपने को देखने को मिलती है कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती है वो हमारी क्या होती है, इंडोस्टाइल के क्या होती है, एनालॉगस होती है। अब बात यहाँ पर आती है कि इंडोस्टाइल कहाँ पर देखने को मिलता है, तो जो हमारा लोअर कॉर्डेट होता है, लोअर कॉर्डेट का मतलब होता है जैसे हमारे प्रोटोकॉर्डेट ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, जिसको हम लोग हेमिकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट बोलते हैं। तो उसमें से जो हमारे यूरोकॉर्डेट ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, जिसमें हमारा एक एनिमल्स जिसको हम लोग पढ़ते हैं हर्डमानिया, तो उस हर्डमानिया में देखने को मिलता है कि हमारा क्या होता है, इंडोस्टाइल पाया जाता है। तो जो हमारा इंडोस्टाइल हर्डमानिया में देखने को मिलता है, वो हर्डमानिया का जो इंडोस्टाइल होता है वो थायराइड ग्लैंड के क्या होता है, एनालॉगस होता है, जिसके बिहाफ पर ये माना जाता है या ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड्स होता है वो इंडोस्टाइल के एनालॉगस है। इसीलिए हम लोग इसको एक दूसरे ग्लैंड के रूप में भी जानते हैं, जिसको हम लोग अल्टीमो ब्रैंकियल ग्लैंड का नाम देते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, हम लोग अगली बात यहाँ पर कह सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड्स are analogous, not analogous, homologous to endostyle of लोअर कार्डेट। अब आप लोअर कार्डेट में यहाँ पर मेंबर का नाम भी अगर चाहें तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर लोअर कार्डेट में हमारा क्या होता है, हर्डमानिया होता है। Hence, these gland are also known as ultimobranchial gland। अल्टीमोब्रैंकियल ग्लैंड क्या बोलते हैं, इसको नाम देते हैं। इस तरह से ये कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल गए। पहली बात कि ये हमारा कैसा होता है, ये बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड ह्यूमन में भी देखने को मिला, साथ ही साथ बर्ड में भी देखने को मिला। ये क्या होता है, सेल ऑफ इस्थमस से क्या होता है, इंटरकनेक्ट्स होता है। साथ ही साथ ये क्या होता है, होमोलॉगस होता है, जो हमारे लोअर कार्डेट होते हैं। और मैंने आपको बताया कि लोअर कार्डेट में हम लोग जिसकी बात करेंगे वो हमारा क्या होगा, यूरोकॉर्डेटा होगा। और उस यूरोकॉर्डेटा में हम जिसकी बात करेंगे वो हमारा क्या होगा, हर्डमानिया होगा। तो क्यों, क्योंकि हर्डमानिया में क्या होता है, हमारा जो इंडोस्टाइल्स होता है वो प्रेजेंट होता है।
अब यहाँ पर जब हम आपको हार्डमानिया बताएंगे तो हार्डमानिया में आपको एंडोस्टाइल का फिगर भी बताएंगे और उसमें ये चीज़ भी आपको मेंशंस करेंगे। तो इसलिए इसको एंडोस्टाइल यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसलिए अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है कि इसको हम लोग एक ग्लैंड के रूप में और मेंशंस करते हैं, जो कि हमारी क्या होती है, अल्टीमो ब्रैंकियल ग्लैंड होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड आर आल्सो कॉल्ड एज अल्टीमो ब्रैंकियल, क्योंकि किसके बिहाफ पर, लोअर कॉर्डेट के बिहाफ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग इसका सबसे पहला काम करें कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आपको अगला इसका प्रीव्यू बताते हैं कि इन केस में जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती है उसमें और क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग इसके लेंथ की बात करते हैं, इसके शेप की बात करते हैं, शेप के साथ साथ हम लोग इसकी साइज़ को भी डिटरमाइन कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें सारी चीज़ें होती हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। आई थिंक आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि इसका शेप किस तरह से होता है, इसकी साइज़ कितनी होती है, साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि इसका वेट कितना होता है। तो इन तीनों चीज़ों को हम लोग पहले यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि शेप का मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया आपको कि अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती है, इस थायराइड ग्लैंड का जो पर्टिकुलर शेप होता है वो कैसा देखने को मिलता है, तो वो अपने को देखने को मिलता है कि जस्ट लाइक कैसा होता है, ये बटरफ्लाई शेप का देखने को मिला। तो सबसे पहली बात इसके शेप की अगर बात करें तो इसका जो शेप हो गया वो देखने को मिल गया बटरफ्लाई शेप में, ये हो गया बटरफ्लाई शेप में देखने को मिल गया। दूसरी बात इसकी साइज़ की बात कर लें तो इसका जो साइज़ है वो 3 से 7 सेंटीमीटर इन डायामीटर है, 3 से 7 सेंटीमीटर का ये देखने को मिल गया इसकी साइज़ के साथ ही साथ अगर हम इसके वेट की बात कर लेते हैं तो इसका जो अप्रॉक्सीमेट वेट होता है वो 25 ग्राम के आसपास देखने को मिला। तो इस तरह से अपने को शेप भी पता चल गया कि इसका जो शेप होता है वो बटरफ्लाई शेप में होता है, इसकी जो साइज़ होती है वो 3 से 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर होती है। इसका वेट भी पता चल गया कि अप्रॉक्सीमेट इसका जो बेस हो, जो इसका वेट होता है वो लगभग कितना होता है, 25 जो ग्राम्स होता है उसके नियर अबाउट देखने को मिलता है। तो अब हम लोगों ने जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होते हैं उस थायराइड ग्लैंड के कुछ बेसिक चीज़ों को अब हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग इसकी बात करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की, कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स में क्या क्या सारी चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि अपने को इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पता चल गई कि ये कहाँ पर पाया गया। तो हमने आपको बता दिया कि जो थ्रोट रीजन होता है वहाँ पर देखने को मिलता है और फ्रंट ऑफ ट्रैकिया के पार्ट में क्या होता है, ये लोकेट होता है। अब अगली बात यहाँ पर बात करते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स में, तो मैंने आपको अभी बताया था कि थायराइड ग्लैंड जो हमारी होती है वो स्फेरिकल साइक लाइक होती है। तो पहली बात यहाँ पर यही हो गई कि इट इज स्फेरिकल साइक लाइक। ये कैसी होती है, स्फेरिकल एंड कैसी होती है, साइक लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है, ठीक है नहीं, साइक लाइक हैंस कॉल्ड इसको क्या नाम देते हैं, थायराइड फॉलिकल का, इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको थायराइड फॉलिकल्स का नाम देते हैं। और जो हमारा थायराइड फॉलिकल्स होता है ये लाइंड होता है, लाइंड बाई सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से, मतलब एक तरह का टिश्यू होता है जिसको हम लोग सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। तो जो हमारी थायराइड फॉलिकल्स होती है ये थायराइड फॉलिकल्स क्या होती है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से क्या होती है, लाइंड होती है। और साथ ही साथ देखने को मिलता है कि जो हमारा थायराइड हार्मोन्स होता है, क्यों, जो यहाँ से सिक्रीट होता है, तो थायराइड हार्मोन्स आर स्टोर्ड इन ल्यूमेन। और ल्यूमेन कहाँ पर होता है, जो इसका एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है, जो इसका एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है वहाँ पर क्या होता है, इसका ल्यूमेन पार्ट होता है। और उस ल्यूमेन पार्ट पे देखने को मिलता है कि जो हमारा थायराइड हार्मोन्स होता है वो क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। दूसरी बात यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो हमारा थायराइड फॉलिकल्स होता है
मतलब जो हमारी वाल होती है थायराइड फॉलिकल्स की, वो दो तरह की क्या होती है, सेल्स से मिल करके बनी हुई होती है। जैसे अगर हम लोग एक उसकी मॉर्फोलॉजी देखें तो अपने को देखने को मिलता है कि अगर ये उसकी मॉर्फोलॉजी है तो इसकी मॉर्फोलॉजी में अगर हमने ये बना दिया ऐसे स्ट्रक्चर्स को कि चलिए ठीक है ये इसकी एक क्रॉस सेक्शन है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अपने को देखने को मिल गई कि ये उसकी सेल्स हो गई। जो हमने आपको बताया कि जब हम लोग इसको इंटरनली देखते हैं तो इंटरनली देखने से अपने को कुछ इस तरह की मॉर्फोलॉजी जो होती है वो देखने को मिलती है। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट हो गया, इसको हम लोग जो नाम देते हैं वो बोलते हैं थायराइड फॉलिकल का नाम देते हैं। इट मीन्स ये थायराइड फॉलिकल सेल्स हो गई, ये थायराइड फॉलिकल सेल्स हो गई जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इसके बीच में छोटे छोटे क्या होते हैं, सेल्स यहाँ पर क्या होती हैं, पाई जाती हैं। छोटी छोटी सेल्स यहाँ पर होती हैं, जिसको एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था केंडाल। केंडाल ने क्या किया था, इसमें एक तरह का जो स्ट्रक्चर्स होता है 1914 ईस्वी में जो इसका क्रिस्टल्स फॉर्म्स था उसको प्रिपेयर करने का काम किया था, और उन्होंने इसको जो नाम नॉमिनेट किया था वो बोला था कि ये क्या होती हैं, पैराफॉलिकुलर सेल्स होती हैं। और इसी पैराफॉलिकुलर सेल्स को हम लोग जो नाम देते हैं वो सी सेल्स भी बोलते हैं। तो इस इट मीन्स क्या हुआ, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं द wall of thyroid follicles is composed of टू सेल, दो सेल से कंपोज होती है, जिसमें सबसे पहली सेल्स जो होती है वो हमारी कौन सी होती है, फॉलिकल सेल्स होती है, और जो दूसरी सेल्स होती है उसको हम लोग जो नाम देते हैं पैराफॉलिकुलर सेल। इट मीन्स अपने को कई सारी चीज़ें पता चल गई उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में। पहली बात तो ये पता चल गई कि उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलता है, जिसको हम लोग थायराइड फॉलिकल्स का नाम देते हैं। और ये जो हमारी थायराइड फॉलिकल्स होती है वो लाइंड होती है सिंपल क्वेवॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से देखने को मिलती है। और एक ख़ास बात ये भी देखने को मिलती है कि जो हमारे थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो इसके ल्यूमेंस में क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं, जो कि क्या होता है, एक तरह का इसका एक्स्ट्रा सेलर क्या होता है, स्पेस देखने को मिलता है। और साथ ही साथ देखने को मिलता है कि यदि हम उसकी इंटरनल एनाटॉमी देखते हैं तो देखने को मिलता है कि यहाँ पर क्या होते हैं, नंबर्स ऑफ क्या होते हैं, यहाँ पर थायराइड फॉलिकल सेल्स पाई जाती है, और उसी के मध्य में क्या देखने को मिलती है, हमारी पैराफॉलिकुलर सेल्स अथवा हमारी क्या होती है, सी सेल्स देखने को मिलती है। जो हमारी थायराइड फॉलिकल सेल्स होती है वो राउंडेड अथवा स्फेरिकल शेप में देखने को मिल रही है, यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसको हम लोगों ने थायराइड फॉलिकल सेल्स का नाम दिया। और उसके मध्य में अपने को जो सेल्स देखने को मिल रही है उसके इस एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस के पार्ट में जो देखने को मिल रही है उसी को हम लोगों ने जो नाम दिया वो हमारी कौन सी होती है, पैराफॉलिकुलर सेल्स के रूप में क्या होती है, जानी जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। और इसकी जो वाल होती है वो क्या होती है, थायराइड फॉलिकल्स की जो वाल होती है वो कंपोज्ड होती है दो सेल्स में, जिसको फॉलिकल एज वेल एज क्या बोलते हैं, पैराफॉलिकल सेल्स बोलते हैं। और कुछ चीज़ें मैंने आपको जो पहले बताई हुई थी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका शेप बटरफ्लाई शेप में होता है, इसका साइज़ जो होता है 3 से 7 सेंटीमीटर होता है, और इसका जो वेट होता है वो लगभग कितना होता है, 25 ग्राम के आसपास होता है। अब हम लोग पहले फॉलिकल सेल्स की बात कर लेते हैं, फिर दूसरी क्या होती है, हमारी पैराफॉलिकुलर सेल्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो सेल्स है हमारी कौन सी होती है, फॉलिकल सेल्स होती है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं, और उस सेल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, फॉलिकल सेल्स बोलते हैं। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं। जो हमारी सेल्स जो होती है वो कौन सी होती है, फॉलिकल सेल्स होती है। अब अगर हम लोग फॉलिकल सेल्स की बात करते हैं तो फॉलिकल सेल्स वो होती हैं जो कि क्या करती हैं, हार्मोन्स को सिंथेसाइज करती हैं, और जिस हार्मोन को सिंथेसाइज करती है उस हार्मोन्स को हम लोग जो नाम देते हैं वो थायरॉक्सिन हार्मोन्स बोलते हैं। इट मीन्स सबसे पहली बात यहाँ पर ये पता चल गई कि जो हमारी फॉलिकल सेल्स होती है वो फॉलिकल सेल्स क्या करती है, वो सिक्रीट करती है, वो स्टिमुलेट करती है एक तरह के हार्मोन्स को, जिस हार्मोन्स को हम लोग यहाँ पर नाम देते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन, या जिसको हम लोग थायराइड हार्मोन्स बोलते हैं। वो थायराइड जो हार्मोन्स होता है जो कि क्या होता है, फॉलिकल सेल्स के द्वारा क्या होता है, स्टिमुलेट किया जाता है।
तो वहाँ से भी क्या देखने को मिलता है कि वो दो तरह के पर्टिकुलर हार्मोन्स को क्या करता है, बियर करता है, जिसमें एक हमारा जो होता है वो होता है टेट्रा आइडोथायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है, और दूसरा जो होता है वो ट्राई आइडो क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है। तो जो सबसे पहली बात हो गई वो हमारी कौन सी हो गई, वो हमारी हो गई फॉल्किल सेल। पहली हमारी जो हो गई उसको हम लोगों ने नाम दे दिया फॉल्किल सेल्स का। अब फॉल्किल सेल्स की बात करें तो सबसे पहली बात होती है सिक्रीट थायरॉइड हार्मोन। थायरॉइड हार्मोन ये क्या होती है, ये थायरॉइड हार्मोन को क्या करती है, सिक्रीट करती है। और जो हमारा थायरॉइड हार्मोन्स होता है उसको हम लोग थायरॉक्सिन हार्मोन्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, वो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर नाम देते हैं। और ये हार्मोन्स भी जो होता है ये दो तरह की पर्टिकुलर हार्मोन से मिलकर के बनता है, जिसमें सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग टेट्रा आइडो थायरॉक्सिन बोलते हैं। इसी को हम लोग T4 हार्मोन्स का नाम देते हैं। एक जो होता है इसको हम लोग ट्राई आइडो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का नाम देते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, T3 हार्मोन्स का नाम देते हैं। और अगली बात हमको देखने को मिल गई कि जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है, इस थायरॉक्सिन हार्मोन्स में अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, उस थायरॉक्सिन हार्मोन्स में देखने को मिलता है कि इसमें क्या होते हैं, हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं और साथ ही साथ क्या होते हैं, आयोडीन्स होते हैं। इट मीन्स ये कंपोज्ड होता है हमारा आयोडीन से। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ये कैसा होती है, ये कैसी होती है, तो ये आयोडाइज्ड सेल होती है। और जो पैराफॉलिकुलर सेल्स होती है वो हमारी कैसी हो गई, वो नॉन आयोडाइज्ड सेल्स हो गई। तो इसमें आयोडाइज्ड अथवा आयोडीन युक्त होता है। दूसरी बात यहाँ पर देखने को मिलता है कि इसमें क्या होता है, हमारी एक तरह की अमाइनो एसिड भी पाई जाती है। जो अमाइनो एसिड इसमें पाई जाती है उसको हम लोग नाम देते हैं टायरोसिन अमाइनो एसिड का नाम देते हैं। किसमें जो अमाइनो एसिड पाई गई वो अमाइनो एसिड कौन सी होती है, टायरोसिन अमाइनो एसिड होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आयोडीन इज सेंथिसाइज्ड, आयोडीन इज सेंथिसाइज्ड। जो आयोडीन होता है वो सेंथिसाइज करता है किसको, सेंथिसाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ टायरोसिन अमाइनो एसिड या थायरॉक्सिन अमाइनो एसिड, सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो आयोडीन होता है वो सिंथेसाइड होता है और उसके सिंथेसाइजेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सिंथेसिस होती है वो किसकी होती है, हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन्स की होती है। और अपने को देखने को मिलता है दूसरी बात कि लगभग 65% जो आयोडीन होता है इसकी रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए, थायरॉक्सिन हार्मोन की सिंथेसिस के लिए। लगभग 65% जो आयोडीन होती है इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक ना, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। कि लगभग इतने परसेंट हार्मोन्स की क्या होती है, तो मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन को सिंथेसाइज करने के लिए लगभग अपने को देखने को मिलता है कि 65% जो होती है आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। और मैंने दूसरी बात आपको बताई कि टायरोसिन जो होता है ये भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आयोडीन की सिंथेसिस थायरॉक्सिन हार्मोन की सिंथेसिस के लिए, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बताया। दूसरी बात यहाँ पर यह देखने को मिलती है कि थायरॉयड ग्लैंड हमारी एक ऐसी ग्लैंड होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ ओनली क्या करती है, ये हार्मोन्स को क्या करती है, स्टोर करती है। और साथ ही साथ जो उसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं उनको भी क्या करती है, ये स्टोर करने का काम करती है। जितनी भी ग्लैंड्स हमारी होती हैं वो हार्मोन्स को क्या करती हैं, स्टोर नहीं करती हैं। लेकिन जो हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती है उन सारी की सारी ग्लैंड में से एक ऐसी ग्लैंड्स होती है जो कि क्या करती है, हमारे हार्मोन्स को क्या करती है, स्टोर करने का काम करती है। और दूसरी बात यहाँ पर देखने को मिलता है जो उसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी क्या करती है, स्टोर करने का काम करती है। और साथ ही साथ देखने को मिलता है कि एक साइंटिस्ट का नाम था
केंडाल ने 1914 ईस्वी में क्या किया था, सबसे पहले जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है उस थायरॉक्सिन हार्मोन के जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं उसको प्रिपेयर करने का काम किया था। तो दूसरी बात यहाँ पर यह देखने को मिल गई कि जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है वो क्या होता है, वनली एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड्स में क्या होता है, स्टोर्ड होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं थायराइड ग्लैंड इज वनली endocrine gland that stored its secretory product in large quantities, कि जो उसके सिक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या करती है, वो लार्ज क्वांटिटीज़ में क्या करती है, स्टोर करने का काम करती है। मैंने आपको बताया एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था केंडाल ने 1914 ईस्वी में क्या किया था, टू प्रिपेयर द क्रिस्टल ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, कि जो उसका थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है उसके क्रिस्टल्स को क्या किया था, सबसे पहले प्रिपेयर करने का काम किया। और एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेरिंगटन एंड बर्गर, जिन्होंने 1927 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन। उन्होंने क्या किया था कि जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को क्या किया था, उन्होंने प्रिपेयर करने का काम किया। तब इस तरह से जो फॉलिकल सेल्स थे उस फॉलिकल सेल्स के बारे में अपने को कुछ बेसिक चीज़ें पता चल गई कि जो हमारा फॉलिकल सेल्स होता है वो सिक्रेट करता है थायराइड हार्मोन्स को, जो थायराइड हार्मोन्स होता है उसको थायरॉक्सिन हार्मोन्स बोलते हैं। ये जो मिल करके बना हुआ होता है टेट्राआइडोथायरॉक्सिन एज वेल एज क्या होता है, ट्राईआइडोथायरॉक्सिन से एज वेल एज देखने को मिलता है। जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है उसमें आयोडीन एज वेल एज क्या होती है, अमाइनो एसिड पाई जाती है। इट मीन्स जो हमारी फॉलिकल सेल्स हो गई वो हमारी आयोडाइज्ड सेल्स हो गई, और जो हमारी अमाइनो एसिड होते हैं उसको हम लोग टायरोसिन अमाइनो एसिड का नाम देते हैं। जो आयोडीन होती है वो थायरॉक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस के लिए क्या होती है, जानी जाती है। लगभग 65% जो आयोडीन होती है वो थायरॉक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस के लिए चाहिए। और जो थायराइड ग्लैंड होती है एक ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो कि उसके सिक्रेटरी प्रोडक्ट को लार्ज क्वांटिटीज में क्या करती है, स्टोर करने का काम करती है। एक वैज्ञानिक का नाम था केंडाल ने 1914 ईस्वी में क्या किया था, जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है उसके क्रिस्टल्स को प्रिपेयर किया था। साथ ही साथ जो वैज्ञानिक हमारे हेरिंगटन एंड बर्गर थे उन्होंने 1927 ईस्वी में क्या किया था, जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को क्या किया था, उन्होंने प्रिपेयर करने का काम किया। अब हम लोग कुछ उसके बेसिक फंक्शंस पढ़ लेते हैं कि जो हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन्स होते हैं उनके क्या क्या बेसिक फंक्शंस होते हैं। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग उसके बेसिक फंक्शंस को पढ़ लेते हैं कि जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं। तो जो हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन्स होते हैं, अगर हम उनके बेसिक फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहली बात तो इसको यही देखने को मिलता है कि ये कंट्रोल करता है हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट। इट मीन्स सिंपल शब्द में बोला जाए तो ये हमारे BMR रेट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। दूसरी बात यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि हमारी मेटाबॉलिक को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है, उसको भी कंट्रोल करने का काम करेगा। तीसरी बात यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि ये हमारी बॉडी में क्या करता है, टेम्परेचर को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, जिससे हमारी बॉडी में क्या होती है, एनर्जी का प्रोडक्शन होने लगता है। तो हम लोग कुछ इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। पहली बात क्या करता है, हमने आपको बताया टू कंट्रोल बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, BMR। दूसरी बात क्या होती है, टू कंट्रोल मेटाबॉलिज्म।
ये जो हमारी जितनी भी मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटीज़ होती हैं उसको क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। अगली बात क्या करती है, कंट्रोल हार्ट बीट रेट। ये क्या करती है, हार्ट बीट रेट को भी क्या करती है, ये कंट्रोल करने का काम करती है। अगली बात यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस होती है, जो फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस होती है, मेटामॉर्फोसिस होती है जिससे क्या बनता है, एक लार्वा बनता है जिसको टैडपोल लार्वा बोलते हैं। इसको भी क्या करती है, यह रेगुलेट करने का काम करती है। अगली बात देखने को मिलती है कि ये क्या करती है, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी में क्या करती है, टेम्परेचर को क्या करती है, रेगुलेट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एंड प्रोड्यूस एनर्जी। फिर क्या होता है, हमारी बॉडी से क्या होती है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एक तरह का इफ़ेक्ट बोलते हैं। और इस इफ़ेक्ट को कैलोरीजेनिक इफ़ेक्ट का नाम देते हैं कि ये कैसा इफ़ेक्ट होता है, ये कैलोरीजेनिक इफ़ेक्ट होता है। तो इस तरह से क्या होता है, कुछ इसके बेसिक अपने को फंक्शंस देखने को मिलते हैं कि जो हमारा क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है, उस थायरॉक्सिन हार्मोन्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो उसके कुछ फंक्शंस में हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, उसको देखा है। और साथ ही साथ इसके कुछ बेसिक फंक्शंस और भी होते हैं, टू कंट्रोल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, टू कंट्रोल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ग्रोथ ऑफ बॉडी, ये बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। साथ ही साथ देखने को मिलता है कि इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस को भी क्या करता है, रेट को बढ़ा देता है। साथ ही साथ क्या होता है, इसका फंक्शंस और देखने को मिलता है, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टी, कि ये जो हमारा जो मेंटल फैकल्टी लेवल होता है, इसके डेवलपमेंट के लिए भी क्या होती है, ये रिस्पॉन्सिबल्स होती है, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टी। तो ये डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टीज़ के लिए भी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल्स होती है। तो ये इसके सर्टेन कुछ हमारे क्या होते हैं, इसके फंक्शंस होते हैं, वो भी किसके, जो हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन्स होते हैं। तो थायरॉक्सिन हार्मोन में सबसे पहला हो गया बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या करती है, कंट्रोल करती है। दूसरा जो होता है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करती है, हार्ट बीट को भी कंट्रोल करती है। दूसरी बात जो फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस होती है, जिसको हम लोग टैडपोल लार्वा बोलते हैं, इसको भी रेगुलेट करने का काम करेगी। हमारी बॉडी में टेम्परेचर को क्या करती है, बढ़ाने का काम करेगी, जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, जिसको हम लोग कैलोरीजेनिक इफेक्ट का नाम देते हैं। ये क्या होती है, कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी को भी कंट्रोल करने का काम करती है। साथ ही साथ क्या होता है, ये रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करती है, बढ़ाती है। साथ ही साथ जो हमारी मेंटल फैकल्टीज़ होती हैं, इनको भी क्या करती हैं, बढ़ाने का काम करती हैं। तो इस तरह से ये इसके कुछ क्या हो गए, बेसिक फंक्शंस हो गए। अब हम लोग इसमें थायराइड ग्लैंड के रेगुलेशंस की बात कर लेते हैं कि इसका रेगुलेशन किस तरह से होता है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग उसके बाद इसके रेगुलेशंस की बात करते हैं कि इसका रेगुलेशन किस तरह से होता है। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग इसमें इसके रेगुलेशंस की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया है कि जो इसका रेगुलेशंस होता है वो कहाँ से होता है। तो अब जैसे थायराइड ग्लैंड है तो डेफिनेटली इससे जो हमारे हार्मोन्स होंगे वो कौन सा हार्मोन होगा, TSH, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। अब अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसका जो कंट्रोल होगा वो कहाँ पर होगा। तो सबसे पहली बात क्या हो गई कि ये हमारा थायराइड हार्मोन हो गया, थायराइड हार्मोन्स। अब जो हमारा थायराइड हार्मोन्स होगा ये किसको लीड करेगा, तो सबसे पहले जो लीड करेगा वो किसको करेगा, TSH को, जिसको हम लोग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का नाम देते हैं। ये क्या होती है, इसको हम लोग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलते हैं। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हो गया। फिर उसके बाद जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होगा वो लीड करेगा किसको, थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड को जो कंट्रोल करेगा, जो पूरा का पूरा करेगा, वो कौन होगा, तो वो जो होगा हमारा एंटीरियर लोब ऑफ
पिट्यूटरी, और इसी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को क्या नाम देते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा एडेनो हाइपोफाइसिस होता है वहाँ से एक हार्मोन्स रिलीज होता है, जिस हार्मोन्स को क्या नाम देते हैं हम? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का नाम देते हैं। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो ट्रिगर करता है, किसको ट्रिगर करता है? वो हमारी जो थायराइड ग्लैंड्स होती है उस थायराइड ग्लैंड को क्या करता है? ये ट्रिगर करने का काम करता है। उसके बाद एक हमारा लास्ट जो दूसरी सेल्स थी जिसको हम लोगों ने नाम दिया था पैराफॉलिकुलर सेल्स, पैराफॉलिकुलर सेल। और इसी पैराफॉलिकुलर सेल्स को हम लोग सी सेल भी बोलते हैं। इसको क्या नाम देते हैं? इसको सी सेल भी बोलते हैं अथवा पैराफॉलिकुलर सेल्स का नाम देते हैं। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट हार्मोन सिक्रीट होता है, सिक्रीट हार्मोन जिसको हम लोग थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन्स बोलते हैं। इसी को TCH क्या नाम देते हैं? TCH हार्मोन्स का नाम देते हैं। इट मीन्स जो हमारी पैराफॉलिकुलर सेल्स होती है, ये पैराफॉलिकुलर सेल्स जो होती है यहाँ से एक हमारा हार्मोन सिक्रीट होता है, जिस हार्मोन्स को क्या करते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन्स का नाम देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में TCH बोलते हैं। ये करता क्या है? इसका सबसे बड़ा फंक्शंस ये होता है डिक्रीज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड, कि ये क्या करता है? पहली बात कि कैल्शियम लेवल को क्या करता है? कम कर देता है हमारे ब्लड में। दूसरी बात क्या करती है? ट्रांसफ़र द कैल्शियम फ्रॉम ब्लड टू बोन, कि जो हमारा कैल्शियम होता है उस कैल्शियम को हमारे ब्लड से निकाल करके क्या होता है? हमारे बोन में क्या करता है? ये ट्रांसफ़र करने का काम करेगी। इट मीन्स जो हमारा थायरोकैल्सिटोसिन हार्मोन्स होता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन्स होता है, ये क्या होता है? हमारे ब्लड में क्या करता है? कैल्शियम लेवल की मात्रा को घटाता है। साथ ही साथ देखने को मिलता है कि हमारे कैल्शियम लेवल को हमारे ब्लड के बजाय क्या करता है? ब्लड से क्या करता है? वो हमारे बोन में क्या करता है? ट्रांसफ़र करने का काम करता है। और साथ ही साथ क्या करता है? टू सपोर्ट मैकेनिकल सपोर्ट टू द बोन। और ये हमारे बोन को क्या करता है? एक मैकेनिकल सपोर्ट अथवा एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शंस एक चीज़ और भी देखने को मिलता है, ये क्या होता है? एंटागोनिस्टिक होता है हमारे पैराथार्मोन्स के। गोनेस्टिक टू पैराथार्मोन कि जो हमारा पैराथार्मोन होता है, PTH हार्मोन्स जो होता है, उस PTH हार्मोन जो हम आपको आगे पढ़ाएंगे, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारी पैराथायराइड ग्लैंड होगी, तो उस पैराथायराइड ग्लैंड में हम आपको पढ़ाएंगे कि वो उसके क्या होती है? पैराथायराइड ग्लैंड में क्या होती है कि एक तरह का हार्मोन्स रिलीज होता है जिसको हम लोग पैराथार्मोन्स बोलते हैं। और जो हमारा कैल्सिटोनिन हार्मोन्स होता है वो क्या होता है? इस हार्मोन्स के क्या होता है? एंटागोनिस्टिक होता है। तो इस तरह से ये अपने को ये चीज़ देखने को मिल गई। तो ये तो था आपको दोनों चीज़ों के बारे में, जिसमें थायराइड एज वेल एज मैंने थायराइड के बाद में दोनों सेल्स के बारे में, जो हमारी फॉलिकल सेल्स एज वेल एज क्या थी हमारी पैराफॉलिकुलर सेल्स, उन दोनों की चर्चा कर ली। अब इसके बाद इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बचता है और उसमें बचता है डिसऑर्डर्स, किसके? हाइपोसिक्रेशंस एज वेल एज हाइपर सिक्रेशंस की वजह से। इट मीन्स जो हमारा हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन होता है उसके हाइपर सिक्रेशन एज वेल एज हाइपोसिक्रेशन की वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये हम लोग जो पार्ट होगा उसको अगले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। अगले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि इसके हम लोग 2 पार्ट बनाएंगे ताकि जो वीडियो हो लंबा ना हो, लेकिन कितना भी कम करें, लेकिन जो कंटेंट है उसको सारा का सारा डालना पड़ता है। तो आज के सेशन में इतना ही। तो आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, साथ ही साथ अपने बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको जैसे ही हमारा लेक्चर अपलोड हो आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन से मिल जाएं। आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, जो भी हमारे बायोलॉजी लवर्स हैं, जो भी बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, वो इस चैनल को ज्वाइन करो। और चैनल को ज्वाइन करके साथ ही साथ आप इसमें देखें भी और साथ ही साथ अपने सुझाव भी दें
ताकि हम आपको और भी बेहतर से बेहतर सारे के सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।